राज्य के प्रति ही नकारात्मक रूप से ये अधिकार दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं बताओ? जनसंख्या को या पॉपुलेशन को या ह्यूमन नागरिक को, राज्य के नागरिक को। लेकिन अनुच्छेद 13 क्या करता है? 13 लिमिटेशंस रखता है, यानी कि लिमिटेशंस का मेरा ये मतलब होता है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन से परिस्थितियां हैं जिन पर हम ये जो मूल अधिकार हैं इन पर अंकुश लगा सकते हैं। अंकुश यानी कि उससे कंपैटिबल नहीं है, असंगत है, ठीक है, या इनकंसिस्टेंट है, अगर और भी अच्छे से लैंग्वेज में तुम इसको लिखना चाहो तो बोलोगे इनकंसिस्टेंट है। यानी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिन पर हमारे जो मूल अधिकार नॉर्मल समय पर रहते हैं वो हमारे मूल अधिकार नहीं है। तो और दूसरी चीज, ये ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें दिखाई देता है कि ये हमारे मूल अधिकार के लिए असंगत रूप है या इनकंसिस्टेंट है या उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? तो इसमें तुम एक इम्पोर्टेंट ये आता है कि जो हमारा न्यायिक अवलोकन है, न्यायिक अवलोकन यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है? वो इस चीज को, इस लिमिटेशंस को या इस असंगत को, ठीक है, अल्पीकरण, इसे हम, ये जो प्रोसीजर है ये तुम देखना, इसको हम लोग मुख्य रूप से अल्पीकरण कहते हैं। अल्पीकरण, ठीक है, किसके अल्पीकरण? ह्यूमन राइट्स का अल्पीकरण है। तो जो हमारा जुडिशियल रिव्यू वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इसको डिफाइन करता है। अब कैसे डिफाइन करता है? एक्चुअल में देखो, हम एक इस चीज को बताते हैं कि विधि जैसा शब्द आता है कि नहीं बताओ? विधि, ये क्या? राज्य के जो अधिकारिक हैं ये सारे विधियां बनाएंगे, राज्य विधियां बनाएगा और इन विधियों पर सबका समान रूप से संरक्षण मिलेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, यही सारी चीजें तो हम देख रहे हैं। तो ये जो विधि शब्द है, उसने बोला कि इस विधि शब्द का अर्थ क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग जुडिशियल रिव्यू में इन सारी चीजों को देखते ही हैं, ठीक है, फिर हम इस विधि को ही चैलेंज करते हैं। तो विधि जब मूल अधिकार है तो विधि को जब हम चैलेंज कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देखेंगे। इन केसेस के तहत हम ये कहेंगे कि ये कैसे हुआ। देखो, एक्चुअली में जो अनुच्छेद 13 है वो क्या करता है? ये शक्ति प्रदान करता है कि हम न्यायिक अवलोकन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 368 जो हमारे संविधान संशोधन है उनके बारे में बात करता है, जो जुडिशियल रिव्यू है उनके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि जब हमें ये शक्ति प्रदान की गई है, तो ये विधि जैसे शब्द कहाँ पे आते हैं, कहाँ पर ये संविधान संशोधनीय है। इसके लिए बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडियन यूनियन, या आप ये लिखो कि यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ, ठीक है। ये केस कब का है? ये केस हमारे 1951 का है, ठीक है। इस केस की बात क्या है कि इस केस में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने आर्टिकल 13 के ऊपर न्यायिक अपना दिया। अब आर्टिकल 13 क्या है बताओ? आर्टिकल 13(2) आर्टिकल देखो 13 क्या था कि यही तुम्हारा, तो एक्चुअल में हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम एक्चुअल में ये आर्टिकल 13(2) है, ठीक। और प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये विधि शब्द जो यूज किया गया है, इस विधि शब्द में उसने क्या बोला कि कुछ ऐसी विधियां बनाई गई हैं जो कि ये कहेंगे कि जो फंडामेंटल जो मूल अधिकार है वो हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? ये हमारा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल 368 के तहत उसमें दो तीन चीजें जोड़ रही है, बोल रहे हैं कि हमारा पास क्या क्या सी प्रॉपर्टी है? न्यायिक अवलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की प्रॉब्लम है,
जुडिशियल रिव्यू की एक केस है, और दूसरा जो विधियां बनाई गई हैं, ये विधियां कौन बनाता है? ये विधियां हमारी संसद बनाती है। संसद बनाती है। संसद एक वो करती है, क्या कहते हैं उसको, आपका संविधान संशोधन करती है। संसद क्या करती है? संविधान संशोधन करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है। ठीक है, तो जब संविधान ये करती है तो ये कैसे, कौन, ये क्या, इसमें क्या तारतम्यता है? तो इस वजह से हमारे पास कितने केसेस हैं? हमारे पास पहला केस कौन सा था बताओ? सज्जन सिंह स्टेट पे या एक शंकरी वाला, शंकरी वाला था, शंकरी वाला सेंट्रल ने उसने बोला कि भाई ये जब हमारे उच्चतम न्यायालय के पास ये जुडिशियल रिव्यू जैसी प्रॉपर्टी है तो अनायत 368 जैसा संसद उसमें विचार कर सकता है, तो ये विधि कहाँ से आती है, ये विधि कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा सकती है। इसमें और डिटेल हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सज्जन सिंह वाला आया, सज्जन सिंह वर्सेस किसके साथ हुआ? राजस्थान, राजस्थान राज्य का। ये कब हुआ? 1965 में हुआ। इसने भी वही किया, तो इसने बोला कि हाँ तो इस एक्चुअली इसने सवाल उठाया था, क्या फंडामेंटल राइट संशोधनीय है, संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो इसने क्या बोला कि हाँ संशोधनीय है। उसके बाद हमारा कौन सा केस आया? उसके बाद पंजाब राज्य के साथ आया। पंजाब राज्य के साथ कौन था, नाम बताओ? नहीं, भूल गया। पंजाब राज्य का गोलकनाथ था, गोलकनाथ था वर्सेस पंजाब बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, ये इसके जस्ट 2 साल बाद ही आया, 1967 में आ गया। ठीक है, इसका भी वही था कि पार्लियामेंट जो है संविधान संशोधन वाली प्रॉब्लम यूज करती है, तो फिर विधि वाला सिस्टम क्या है, यानी कि ये जो विधि के द्वारा, आप मुझे बताओ कि ये जो विधि के द्वारा शून्य किया जा सकता है ये क्या है? तो उसने बोला कि विधि द्वारा क्या है, सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स को जो बनाती है वो सारी की सारी विधियां ही हैं, लेकिन आर्टिकल 368 को छोड़ के, आर्टिकल 368 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 368 बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। ठीक है, जिसमें इस केस ने बोला कि आर्टिकल 360 में न्यायिक अवलोकन भी हम कर सकते हैं, संसद विधियां बना रहा है, तो ये इसने इस केस में ये आया कि इसमें जो 13(2) में जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है वो सब कुछ विधि में ही आता है, जो भी हमारी पार्लियामेंट की सरकार विधि बनाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिकल 360 वो असंगत है, वो इससे इनकम्पैटिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और केस आया तुम्हारा केशवानंद भारती। हाँ, इस केस को तुम थोड़ा सा ध्यान से मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ये केशवानंद भारती का राज्यवाद क्या था। एक्चुअल में ये जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें बहुत सारी विधियां शामिल थी, बहुत सारे एक्चुअली केशवानंद भारती जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें टिप्पणी लायक बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो इतना हम लोग को डिस्कस नहीं करना। सिर्फ तुम इतना जानो कि केशवानंद भारती का भारत राज्य के साथ केरल राज्य के साथ एक केस था। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे विधियों के ऊपर जो संसद बनाती है उन सभी चीजों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में पटक दिया गया। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर डिस्कशन किया, उसकी संविधान पीठ बनी और फिर फाइनलाइज ये आया कि संविधान के मूल ढांचे से अगर कोई विधि छेड़छाड़ करती है तो वो संशोधनीय नहीं। ठीक है, तो यानी कि हम ये कहेंगे कि आर्टिकल 362 के वजह से ही ये कौन से वह संविधान संशोधन के ये जो केशवानंद भारती है, केशवानंद भारती, ठीक है, भारती बनाम केरल राज्य, इसमें बहुत सारा था, लेकिन इसने केस दायर इस बात पे किया कि जो 24वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 24वां संविधान संशोधन था, इस पर इसने क्वेश्चन एराइज किया, इसको चैलेंज किया गया था। ठीक, इसमें फंडामेंटल राइट्स को हिसाब से चैलेंज किया गया था और इसमें ये बोला गया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इसे वैध मानता है, ठीक है,
कि हम आप अपने मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या उसके संविधान संशोधन कर रहे हैं, तो क्या ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, क्या इसे वैध मानता है, क्या ये उपयोगी है? यहाँ पे आर्टिकल 368 कहाँ से आ गया है जब फंडामेंटल राइट ही है? तो बहुत सारे उसके क्वेश्चन राइज थे, बट कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि ये जो आपका 13(2) है या पूरा का पूरा 13 आर्टिकल है, ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आप इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और कभी भी फर्दर फ्यूचर भी ये डिसीजन लिया जाता है, फ्यूचर भी ये डिसीजन लिया जाता है। बहुत सारे केसेस का आपके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसे किसी भी केस में अगर ये मिलता है, आप तो चैलेंज कर सकते हो, चुनौती कर देते हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अगर ये प्राप्त करती है कि वो छेड़छाड़ है हमारे संविधान के मूल ढांचे के साथ, तो ये संशोधनीय नहीं होगा। ठीक है, या ये विधेयक को जो चैलेंज किया गया है वो उसके फेवर में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी तो हमारा ये सारी चीजें हो गई थी। हाँ, चलो आगे देखते हैं। कौन सा वाला बाकी था हमारे पास? संवैधानिक लास्ट वाला। लास्ट वाला आर्टिकल 29 तो हो गया था, 29, 30, 31 संपत्ति तो हो गई थी। संवैधानिक उपचार से संशोधन के बाद इसको लॉ में चेंज कर दिया गया बस। 31 आर्टिकल लास्ट था। 31 आधा हुआ था ना। चलो हम लोग 32 से डिस्कस करेंगे। हाँ, वो तो 32 से लास्ट ही है। तो बाथरूम का नल ऑन करके छोड़ के गई। नहीं, वो ना धीरे धीरे बढ़ता है। हम लोग के प्लम्बर महाराज जब ऊपर वाले फ्लोर में आएंगे तो फिर ये इसकी मरम्मत करेंगे। अभी वो नीचे वाले फ्लोर की मरम्मत करना है। इसको सही करा जैसे दूसरी जगह सेटल हो जाता है, किंग वाले से निकल जाता हमारे साहब को इसी में ही दिक्कत हो रही है। नहीं, मतलब इस जगह इससे अच्छा तो हाई सोसाइटी इधर नहीं है, उल्टा थोड़ा सिटी साइड जॉब रहती है तो शिकारगढ़ हुआ उस साइड चले जाओ। बहुत अच्छा एरिया इस साइड तो कुछ नहीं। हम लोग आर्टिकल 32 देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार यानी कि जो हमारे ऊपर अभी तक जो हम लोगों ने आर्टिकल 12 तो खैर राज्य की परिभाषा बोलता है, 13 विधियों के बारे में बोलता है। मेन तो शुरू होता है 14 से। तो जो 14 से लेके 31 तक हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स देखे, ये राइट्स किसके नेगेटिव पॉइंट पर थे? राज्य के नेगेटिव पॉइंट पर थे। तो अगर कभी इन्हीं संवैधानिक से हमारे साथ कोई भी मिसमैचिंग हुआ या कहीं हार्स हुआ या कहीं संरक्षण जहाँ पे हमें देना चाहिए था वहां उन लोगों ने संरक्षण नहीं दिया, तो इस वाले आर्टिकल में उपबंध बताए गए हैं या उपचार करने की जो संवैधानिक जो हमें रॉयल्टी मिलेगी, हमारे पास ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं, जो कि हम ऊपर वाले जो अधिकार है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो आपसे भी इसमें इतना लिखना कि संवैधानिक उपचार के तरीके, सिर्फ इतना करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 3 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 33, 34 और 35। ठीक है, आर्टिकल 3 है हमारे पास। 3 आर्टिकल क्या करते हैं?
ये 3 आर्टिकल एक्चुअल में हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारे पास अदर जो उपबंध है, हम कहेंगे कि मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध, ठीक है। अब इस अन्य उपबंध में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि आर्टिकल 33 जो है ये कहता है कि हमारे पास ऐसे मतलब इस पार्ट में हमारे पास ऐसे कौन से बल हैं, ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनसे हम अपना उपचार कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कौन से बल प्रदत्त है या हमारे पास कौन से अधिकार हैं, हमारे पास ऐसे कौन से राइट्स हैं, ठीक। फिर आर्टिकल 34, ठीक है। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि जो हमारे सेना है, ठीक है, जो हमारी सेना है उन सेना के लिए जो विधियां हैं, विधि प्रदत्त क्या क्या है, ठीक, उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 35, ठीक है, आर्टिकल 35 कहता है कि हम इन सबको कैसे इफेक्टिवली अप्लाई कर सके, तरीके अब वो इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए, क्लियर। तो ये हमारे क्या थे, टोटल के टोटल फंडामेंटल राइट्स थे। अब मुझे नहीं लगता कि अब ये याद करने में इतना कठिन होगा, सरसरी निगाह से लगातार सारे हम लोग याद कर सकते, चाहे स्वतंत्रता वाला हो, चाहे अल्पसंख्यक वाला हो, चाहे शोषण वाला हो, और कौन सा बचा है, और संपत्ति वाला तो हटा दिया गया है, ठीक है। फिर हमारे मूल अधिकार दैहिक वाला हो, ठीक है, लाइफ सस्टेनेंस या लाइफ को सस्टेन करना, जिसमें 2002 में शिक्षा को भी अपनाया गया था, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स खत्म हुआ। हम इसको जोड़ के हम बहुत इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एज ए हमारे आरपीएससी के तौर पे इसको बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। अब जब हम लोग इसमें से क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो क्वेश्चन करेंगे अभी, पहले इसके आगे दूसरे चैप्टर से बढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भी कौन से क्वेश्चंस करेंगे, जैसे देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, ठीक है, जो मेन संविधान था वो किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे तो मतलब क्योंकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो फिर भी लिख लो, प्रेम बिहारी नारायण, जो हमारा मूल संविधान है, ठीक है, वो हस्तलिखित, अगर बोले हैंड रिटन किसके द्वारा है, हैंड रिटन या हस्तलिखित, ठीक है। तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा के द्वारा हमारा मूल संविधान जो है हैंड रिटन किया गया या हस्तलिखित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखो, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? ऑप्शन है तुम्हारा शासन की संघीय व्यवस्था, शासन की राष्ट्रपति प्रणाली, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मूल ढांचा नहीं है। आई एम सेइंग द ऑप्शन अगेन। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? शासन की संघीय प्रणाली, राष्ट्रपति की शासन प्रणाली, और केंद्र और राज्य के मध्य तुम्हारा संबंध और न्यायिक पुनरावलोकन। तो कौन सा नहीं है हमारे पास? राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहाँ है? वो लगाते नहीं, वो हाँ, तो ठीक है, इमरजेंसी। हाँ, राष्ट्रपति शासन होता है जो कि आपातकालीन समय पे होता है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष शब्द या सेकुलरिज्म का अर्थ क्या है? यही कि हम स्वतंत्रता किसी भी है। पर्टिकुलर को पर अपना विश्वास, सकते हैं, कौम तो का विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, और संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? हमने बताया था क्लास में, ये चीज बताया था ना कि हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका यानी कि जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, वो क्या है? टोटली इंडिपेंडेंट है। वो जुडिशियरी रिव्यू करता है, इवन उन पर भी चैलेंज किया जा सकता है जो विधेयक हमारे संसद या हमारे पार्लियामेंट के द्वारा पारित होते हैं। इसलिए संरक्षक यानी कि उसकी रक्षा करने वाला, तो हम किसे कहेंगे? हमारी न्यायपालिका को। तो हमारा सिस्टम कैसा है? हमारा सिस्टम तो संघीय है, इसलिए हमारा संघीय का रक्षक कौन है? न्यायपालिका है। ठीक, जनरल पेपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा? हाँ, आएगा तो दोनों ही लैंग्वेज में, वो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाँ, इसीलिए सब जब भी language पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए ना, तो तुम वो देख लेना। इसीलिए मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि मैं दोनों वर्ड्स का यूज करती हूँ कि मैचिंग कर लेना। बहुत समय ये मैचिंग हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, ऊटपटांग वर्ड होते हैं। हाँ, फिर देखो एक और है जिसमें आया है, देखो, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? फिर से बोल रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान, संघीय संविधान या एकात्मक, मैंने तुम्हें पहले ही बोला, संघीय यानी कि दो तरफ से काम कर रहा है, ठीक है, और एकात्मक मतलब से सेंटर के पावर ज्यादा है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को महत्व नहीं देता कि आप संघीय संविधान है या एकात्मक संविधान या अन्य किसी अन्य नाम से पुकारते हो। अगर संविधान हाँ, अगर हमारा उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम कोई भी हो। ये किसने बोला है? तो ये 2018 में आया हुआ था। ठीक है, तो ये किसका कथन है? मायरन वीनर का। मायरन वीनर, ठीक है, मायरन वीनर एक पर्सन थे जिन्होंने ये कथन दिया था कि चाहे हम भारत के संविधान को एकात्मक बोले, चाहे हम संविधान को संघीय बोले, अगर ये मेरा काम समस्त रूप से कर रहा है, हमारे पीपल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका नाम क्या है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। वेस्टमिंस्टर मॉडल मैंने बोला था, वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या था? जो कि हमारे इंग्लैंड से लिया गया था। इंग्लैंड से हमारा क्या लिया गया था? इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? शासन प्रणाली। कौन सी शासन? पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। तो हम कहेंगे कि वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑप्शन में संसदीय शासन प्रणाली। मॉडल, वेस्ट
ये मॉडल कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया। क्या लिया गया है? संसदीय या पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्कूल व्याख्याता का देखो, ये वाला क्वेश्चन तो वेस्टमिंस्टर मॉडल वाला स्कूल व्याख्याता का था, 2020 में आया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस शब्दों का प्रयोग किया गया है? लोक व नागरिकों दोनों, इसने ऑप्शन दिया नहीं है, इसका आंसर होगा लोक व नागरिकों दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, क्यों गणराज्य? गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आता है। तो इसका मतलब क्या कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम पर शासन होता है। ठीक है, ये अगर कहीं लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। क्या है कि भारत क्या है? एक गणराज्य है, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक है, रिपब्लिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम पे शासन चला जाता है। राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के नाम पर शासन, नाम पर शासन चलाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वो है, हर एक कथन है, कथन वाले क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि देखो ये जानते हो ना, रीजनिंग और एजर्शन वाले क्वेश्चंस। रीजनिंग एंड एजर्शन मतलब क्या कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट का एक रीजन दिया जाएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे कि स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, ऐसा वाला। ठीक, सो उसमें मैं तुम्हें कथन बोल रही हूँ, कारण, कथन कारण जिसे कहते हैं हम लोग। कथन है, भारत की संविधान संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। ठीक, ओके। रीजन दिया है, विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसने रीजन ये बताया है कि पहला क्या था, भारत का जो संघात्मक संरचना है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं और विविधताओं को सम्मिलित करके एक राष्ट्र का निर्माण करना था। ठीक, तो उसने रीजन ये दिया कि विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। एक सशक्त, इन सभी विविधताओं की वजह में भी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ है, कोई कमजोर राष्ट्र का निर्माण नहीं, दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ए वाला कथन तो सही है और उसने जो रीजन भी दिया है वो भी सही है। ठीक, अब देखो 2014 में एक और क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? तो इसमें क्या बोला है, भारत जो संविधान है उसकी ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें वो ये कह रहा है कि ये रियल में एक संघात्मक नहीं है, रियल में एक संघात्मक नहीं है। अब सुनो, शासकीय शक्तियों का वितरण, मतलब जो हम लोग सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना 3 लिस्ट में, वो लिखित संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका है यानी कि न्यायपालिका यूनाइटेड है, और दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। 4 ऑप्शन है। क्या कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि हमारा ये संघात्मक ढांचा नहीं है, प्रॉपर्ली क्या नहीं है, संघात्मक विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है, कौन सा कह रहा है? तो उसने बोला है जुडिशियल रिव्यू बोला है, उसने बोला है कि हैंड रिटन बड़ा संविधान, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जबरदस्ती इसको ठूसा गया है। एक बोला है कि संघीय शासन प्रणाली है यहाँ पर, और एक बोला गया है कि न्यायालय का एकीकृत, न्यायालय जो है या जुडिशियरी सिस्टम जो है वो यूनाइटेड है, मतलब आप बोल सकते हो एकीकरण हुआ है, एकीकृत है, एकीकृत है मतलब इंडिविजुअल है और अकेला है। ठीक है,
तो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? संघात्मक। संघात्मक का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं हमारे दो स्तर पर शासन हो रहा है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर शासन हो रहा है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि चलो ये सारे जुडिशियल रिव्यू वगैरह हमारा न्यायालय कर सकता है, लेकिन जो जब हम न्यायालय की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यायालय इंडिपेंडेंट है और उस पर राज्य केंद्र किसी का भी वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारे मैटर्स जाते नहीं हैं, जो कि सेंटर्स के रिलेटेड मैटर्स होंगे या स्टेट के डिस्प्यूट्स वाले मैटर होंगे या ऐसा कोई मैटर जो हमारे संविधान के मूल ढांचे से रिलेटेड होंगे, तो ये सारे मैटर्स जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर न्यायालय की एकीकरण हुआ है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे संघात्मक को शो नहीं कर रहा है। एक और क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत क्या है? क्या है भारत? मैंने तुम्हें बताया था, याद करो। दो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट। व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का संघ है। अगर ये कब आया? जब ये बात का विवाद आया ना कि सेंटर के पास सारी चीजें हैं तो फिर ये राज्य होने का क्या मतलब है, सारे जो विषय है उनका विवरण भी ऐसा है, अवशिष्ट पदार्थ उनके पास आ जाते हैं। तो जब देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास है, तो हम जब देखें तो फिर ये क्यों ऐसा करें, तो बाद तो नहीं, हमारे ये बताया गया है, पर्टिकुलरली वर्ड दिया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे हेडमास्टर वाले में, ठीक है। फिर हाँ, ये देखो, इसमें बोलना है कि कौन सा सही है, ठीक। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 तुमने रिसेंटली पढ़ा की विशेषता है, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्ता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, या ऑप्शन 4 सब। 1935 पे तुम क्या याद करोगे? यू विल अंडरस्टैंड कि 1935 तक क्या होता, सभी प्रांत हो गए थे, सिविल सर्विसेज आ चुकी थी, अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, और लास्ट वाला क्या था ऑप्शन कि संघीय न्यायालय स्थापना हो चुका था। तो इसका मतलब क्या है? ऑल वाला है। तुम्हें उस वक्त इसीलिए मैंने सीरीज में इसलिए बताया कि बस तुम्हें ये सोचना है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग बस एक बार दिमाग में आता है, अलग करके कुछ नहीं पढ़ना होता है इसमें, ठीक। और क्या है, हाँ, एक वही वाला क्वेश्चन देखो, घुमा के दूसरी जगह पूछा है। एक बार हेडमास्टर में पूछा था और अभी ये सेकंड ग्रेड में पूछा है, क्या कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? वही न्यायालय एकीकृत, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका जो भी बोले। अच्छा, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है भैया? तो भारत शासन व्यवस्था संस्थात्मक है, अध्यात्मक नहीं। क्योंकि मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है संघात्मक है, संसदात्मक है, यानी कि पार्लियामेंट्री है, ठीक है। अध्यात्मक नहीं है, अध्यात्मक के अध्यक्ष टाइप का नहीं है, ठीक है। संसदात्मक है, संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री है, दो सदन होते हैं, विधेयक पारित होते हैं, वो हस्ताक्षर होते हैं, फिर कानून बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्यकारिणी होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यकारिणी यानी मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव जो है हमेशा रिस्पॉन्सिबल होंगे व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटर्स के ऊपर, ठीक है। अगर कोई पूछे कि अध्याक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, मतलब क्या जो एकदम अध्यात्मक जो शासन प्रणाली है वो सबसे पहले कौन से देश में था, तो बोलना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में।
ठीक है, वहां पर हम लोग दोहरी शासन सिटीजनशिप भी वहीं पर है। ठीक, संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार क्या है? कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है? नहीं, विधिक अधिकार है। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सहवचन है? बताओ। क्या? स्वास्थ्य का अधिकार किस में होना चाहिए? वही तुम्हारे स्वाद दैहिक वाले में, दैहिक और लाइफस्टाइल का। तो स्वस्थ होना भी लाइफस्टाइल में, लाइफ में ही आता है, घिस घिस के जीना तो नहीं आता है। तो ये किस में होगा? आर्टिकल 21 में होगा। इसमें आर्टिकल पूछेगा या राइट्स का नाम? आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल 21 में। तभी तो मैंने बोला फंडामेंटल राइट आर्टिकल वाइज याद करना पड़ेगा। आर्टिकल 21। ऐसे तो फिर इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि आर्टिकल वाइज तो हम लोगों ने पढ़ा ही है ना। एक आर्टिकल मेन है स्टेटमेंट, उसमें इतने सारे आर्टिकल है। ठीक है, अभी तुम देख के मुझे बता दो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अधिकार निहित अधिकार है, प्रतिबंधित अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, उत्तराधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? जो वाक, हाँ, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है हमें, ठीक है, आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो आर्टिकल 19 में ये जो अधिकार दिया गया वो निहित अधिकार है या प्रतिबंधित अधिकार है या पूर्ण अधिकार है या उत्तराधिकार है? अरे प्रतिबंधित अधिकार है ना। क्यों? क्योंकि वो 368 के टाइम हम बंद कर देंगे सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट। निजता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है। ठीक है, निजता यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो निजता का जो अधिकार है, प्राइवेट थिंग्स का जो अधिकार है, वो हमारा आर्टिकल 21 में ही आ जाता है। ठीक है, निजता का अधिकार। यहाँ पे एक स्टार बना के निजता यानी कि प्राइवेसी, प्राइवेसी का जो अधिकार है, का अधिकार या जो राइट है, ये हमारा किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 में। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये तुम पूछ सकते हैं। देखो ये आया हुआ है जो स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट ग्रेड होता है, उसमें क्या दिया है कि एक साइड में बातें दी गई हैं और दूसरे साइड में उसके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो तुम्हें मैच करना पड़ेगा। तो हाँ, तो जैसे मतलब मैं कह रही हूँ, एक तरफ दिया रहेगा कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, ये शोषण वाले में आएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता, बलात्श्रम की प्रतिषेध और अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं और एक तरफ दिया गया 24, 25, 23, 29। ठीक है, विकल्पों को जोड़ना है। तो इसमें आपको अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को मैंने याद करने का सबसे इजी तरीका भी बताया है। पहले 7 थे, अभी 6 हैं। 6 को मैंने सीरीज में बताया है और फटाफट उसके भीतर आरपीएस के फर्स्ट ग्रेड में कुछ नहीं आता है। ये चीज भीतर और जब जो केस इंपॉर्टेंट है वो केस मैंने बता दिया है। इसको इजी कर 4 दिन लगातार पढ़ो, सुबह शाम तो तुम्हारा याद हो जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है जो क्वेश्चन पूछ रहे हो डायरेक्ट। हाँ, ये एरो बना के मैंने लिखा है ना। जैसे कि देखो इस वाले प्रॉब्लम को, यहाँ वाला जो प्रॉब्लम लिखा था मैंने, वो प्रॉब्लम एरो बना के लिखा है। तो ऐसे एरो वाले प्रॉब्लम से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो ये जो भी अभी आपने क्वेश्चन बताया है ना, जो वो इसमें लिखा है ना, जैसे इसी में से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। फिर देखो एक क्वेश्चन है कि ये पूछ सकते हैं वैसे तो, और पूछा भी है 2019 में वरिष्ठ वाले में, कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे, ये संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? संपत्ति के अधिकार को विधि वाला अधिकार में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, ये तो सबको पता चल गया है, तो ये कॉमन हो गया। अब उसमें ट्विस्ट लाएगा, प्रधानमंत्री बोलो कौन थे उस वक्त के, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोरारजी देसाई। कौन थे? जब ये संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति
के अधिकार को, पीएम का पूछा है? हाँ पीएम का पूछा है, सॉरी। संपत्ति के अधिकार को जब विधि का अधिकार बनाया गया, विधि का अधिकार बनाया गया, तो उस वक्त जो हमारे पीएम थे वो कौन थे? पीएम या हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। और ये किसके पार्टी के थे? भारतीय, ऑब्वियस ही बात है, कांग्रेस तो ये सब करती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के थे। ठीक, अनु, ठीक। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं? स्वतंत्रता वाले पे देखो, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में कितनी सारी स्वतंत्रता शामिल की गई है? तो हम लोग बोलेंगे 6 तरह की स्वतंत्रता। ठीक है, 6 तरह। तो 4 है, और पॉइंट बनेगा नहीं, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें हमारे पास क्या क्या अधिकार है? जितने भी अधिकार है, वाक है, अभिव्यक्ति है, ठीक है, सम्मेलन हम कर सकते हैं, तो ये सारे जितने भी अधिकार, शिक्षा का अधिकार है हमारे पास, ठीक है, निजता वाला अधिकार है, तो ये सभी अधिकार को मिला के 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। एक बार ये ऐड भी तो हुआ था ना, पहले जाते हाँ, शिक्षा को भी ऐड किया गया था 2002 में। ठीक, तो हमारे पास कुल कितने प्रकार के अधिकारों की बात की गई? 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या प्रतिषेध? तो बोलना बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आता नहीं है, पर ये ना आउट ऑफ करके दिया गया है ये क्वेश्चन। पर ऐसा, ये एक्चुअली जो ये तुम्हारे अधिकार है ना, अगर मैंने तुम्हें नोट्स भेजा होगा तो नोट्स में एक बार देखना। ठीक है, नोट्स में बंदी प्रत्यक्षीकरण एक्चुअली में उस वक्त बताया गया कि हमारे कितने प्रकार के अधिकार होते हैं जबकि जेल वाले प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जेल वाली प्रॉब्लम आती है तब हमारे पास कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, या हमारा तुम ये बोल सकते हो कि किस किस परिस्थितियों में हमारे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, या हमारे पास वारंट होता है, या हमारे जांच की जा सकती है। तो ये एक आर्टिकल है जो कि हमारे इंडिपेंडेंट आर्टिकल जो है ना स्वतंत्रता के अधिकार, उसके ऊपर है, पर इतना डीप आता नहीं है। बट एनी हाउ दे हैव आस्क्ड इन जो हेडमास्टर का एग्जाम था, उस हेडमास्टर के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। हिंदी तो बड़ी टिपिकल निकली, समझ नहीं आती। एक दो क्वेश्चन ऐसे देते ही हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा देगा ही जिससे बच्चा अटेम्प्ट ना कर सके और उसको जबरदस्ती करने की कोशिश में नेगेटिव मार्किंग आ जाए उसके पास, क्योंकि उसको मेरिट भी तो घटाना है ना। देखो एक क्वेश्चन और है, हाँ ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा गया है। क्या है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? उपचार वाला। ठीक है, यानी कि कौन से? ये बोला गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का यह अधिकार, यानी कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी रेमेडी कर सके। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसने कहा कि पूरे के पूरे संविधान का जो ये आर्टिकल 32 है ये उसकी आत्मा है, उसकी लाइफ लाइन है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो कि आर्टिकल जो 32 है उसको हमने भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा बना के हमारे ऊपर छोड़ गया। अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का अधिकारों की आत्मा, हृदय, हाँ हृदय और आत्मा कहा है। बस इतना देखिए, हृदय और आत्मा। शॉर्ट एंड स्टोरी बनाना कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें बार बार ना वो अनुच्छेदों का मिलान करने को बोला गया है, तो इसमें तुम्हें
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है, जो कि भारत के नागरिक नहीं है? भारत के नागरिक नहीं होने के बावजूद भी उन्हें वो उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 देखो, हम लोग बोले थे कि विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, या विधियों के समान संरक्षण। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, या उनका जो उनके ऊपर जो संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, जिसमें जनता का संरक्षण राज्य संरक्षित करेगा। तो ये इसलिए जो वहाँ के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, उनके ऊपर भी ये लागू होता है कि जो विधियां बनाई गई हैं उनका समान रूप से सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे तुम भारत के नागरिक नहीं हो। मतलब कि तुम्हारे ऊपर ऐसा जो कानून हम लोग बनाए हैं, जो कानून हम लोग बनाएंगे जो भारत से बाहर के नागरिक होंगे, उन चाहे किसी भी देश का हो, इस देश का, उस देश का, जिस भी देश का हो, अगर उसके ऊपर वो कानून लगाया जाएगा तो वो सभी देश, अलग देशों के नागरिकों के ऊपर लगाया जाएगा, नॉट अ स्पेसिफाइड कंट्री के ऊपर लगाया जाएगा। तो इसका मतलब है विधि के समक्ष समान समता। अब एक और है, जैसे कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दूर व्यापार को निषेधित करता है? ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। कौन सा? ये जो 23 वही शोषण वाला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, एक बोला जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बोला जाता है और एक बच्चों को कारखाने में काम नहीं करना है। निम्न में से कौन सा एवं मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रभुता वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभुता बनाने की ड्यूटी राज्य को नहीं दी गई है। ये केंद्र जब डिफाइन था अपनी प्रस्तावना में ही उसने बता दिया था कि हम एक ऐसा राष्ट्र बना रहे हैं जो प्रभुता संपन्न हो। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब पेपर तो इजी आना क्वेश्चन मेरे लिए। चलो एक आज वाले के ऊपर बताते हैं। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? बताओ। मूल ढांचे का क्या ऑप्शन मूल नहीं, अरे यार ये तो नाम है। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल स्ट्रक्चर या संविधान के मूल ढांचे के बारे में बताया था? केशवानंद भारती प्रकरण में। केशवानंद भारती प्रकरण कब हुआ था? 1973 में। ठीक, सन थोड़ा पूछेगा इन तीनों में। नहीं, सन तो पूछा नहीं, पर तुम केशवानंद भारती का सन याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। 1973, ठीक है। केशवानंद भारती और केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक। उसने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसके बारे में बात किया था? संविधान के मूल ढांचे के बारे में बात किया था, या संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत बोला था, या कुछ भी बोल दे तो सबसे पहले यही था, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। थोड़ी ना मेरे को आर्टिकल नहीं याद है तो बोल तो दो, कौन सा अधिकार है? किसका? शिक्षा वाला। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में 2002 में ऐड किया गया। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों के में है? कुल कितने अनुच्छेदों में है? किसका? शिक्षा? नहीं तो एक्चुअली हम लोगों ने पूरे अनुच्छेदों को बात की नहीं है। देखो, पर्टिकुलर एक स्वतंत्रता का अधिकार को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके बात किए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को हम लोग चार देखो, स्वतंत्रता के अधिकार को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि 19 से लेके 22 तक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे अच्छा क्वेश्चन दिखा, ये HM में पूछा है,
हेडमिस्टर वाले में इसने क्या बोला है कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हम लोग ने पढ़ा है 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में पढ़ा है, ठीक। लेकिन 4 पार्ट्स में तो अगर कोई पूछे तो बोलेंगे 4 भागों में बताया गया है, भागों में या पार्ट्स में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है। तो कितने अनुच्छेदों में बताया गया, पार्ट्स में बोले या अनुच्छेद बोले तो 19 से लेके 22 तक। लेकिन कितने प्रकार के स्वतंत्रता को बताया गया है, स्वतंत्रता को बताया गया 6 प्रकार, 6 टाइप्स के स्वतंत्रता को बताया गया है। 6 से पार्ट 4। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार एचएम में पूछा कि कितने स्वतंत्रता को बताया गया है, और दूसरे 2014 में इसने पूछा है कि कितने पार्ट्स में बताया गया है, ठीक। अब देखो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद तुम्हें याद करना पड़ेगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता वाला, अस्पृश्यता वाला 17, आर्टिकल 17। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना, ऐसा का क्वेश्चन है, सॉरी अनुच्छेद 22 है। मैंने बोला ना वो अनुच्छेद जो स्वतंत्रता वाला है, अभी प्रतिबंधित वाला जो तुम्हें बताया था ना, वो उसी का जो पार्ट से मैंने बताया ना कि गिरफ्तार कब करेगी, एफआईआर कब करेगी, मजिस्ट्रेट के पास कब ले जाएगी, 24 घंटे के अंदर क्या करेगी, तो ये सारी चीजें आर्टिकल 22 में है। थोड़ा बहुत तो पता है। हाँ उसके बाद देखो राज्यों में निम्नलिखित में से किस समूह पर ऐसा पेशा, पेशा ये तो आरएस का तो वो लोग पढ़ेंगे, छोड़ो मैंने पूछती तुमसे, मैडम आप क्या पूछते हो। हाँ ये वाला देखो क्वेश्चन फिर से आया, सेकंड ग्रेड में भी आ गया, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार पर निषेध करता है, वही शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार। 2 बार आया है क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड वैसे तो बराबर ही आएगा। हाँ अब देखो उसने क्या बोला है, 2 कथन दिए हैं और पूछा है कि दोनों कथन सही है, सिर्फ कथन दिया है, रीजन नहीं दिया है, ठीक है। रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन अलग होता है, कथनों वाला क्वेश्चन अलग होता है। कथन वाले में तो फिर कथन वाले में सही है, गलत है, एक सही एक गलत, एक सही दोनों सही दोनों गलत, ठीक। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों पर अतिक्रमण करे, ठीक है। हाँ मूल अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर पर अतिक्रमण कर रहा है, ठीक। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है, बोलो। संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। अच्छा पहले तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, आर्टिकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 368 पहले बताना ही पड़ेगा, एक सेकंड। अगर आर्टिकल 368 बताएं पूरा वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट, आर्टिकल 368 तुम्हारे an amendment of the constitution can be initiated only by the introduce the bill of the purpose of their houses of parliament and not by the state legislature। ये है आर्टिकल 368 का प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। तो क्योंकि आर्टिकल 368 तो बहुत सारे प्रश्न, आर्टिकल 368 जो है या अनुच्छेद आपका 368, आर्टिकल 368 ये कह सकता है कि जो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक। संविधान संशोधन सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट यानी कि संसद कर सकती है, संसद कर सकती है, संसद यानी कि राज्यसभा और आपकी लोकसभा कर सकती है, लोकसभा कर सकती है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा कर सकती है यानी कि जिसमें वो बिल या विधेयक को लेके आए, जिस तरह का विधेयक है बिल है जिसके पास आए वो उसको कर सकता है। लेकिन कभी भी संविधान संशोधन आपकी विधानमंडल नहीं कर सकती, विधानमंडल
या विधान परिषद, जहाँ जहाँ पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद, ठीक है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कभी भी नहीं कर सकती आर्टिकल 368 का ये स्टेटमेंट, ठीक। अब आर्टिकल 368 का स्टेटमेंट है, यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान में मूल ढांचे को हम नहीं अतिक्रमण कर सकते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट ए है कि मूल अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ भाई सत्य है, सत्य घटना है। लेकिन बी स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन कर सकता है, संविधान संशोधन कर सकता है क्या, कर सकता है क्या, तो हाँ कर सकता है, ठीक। हाँ कर ही रहे हैं ना, विधि वाला कर ही तो रहे हैं, हमारा संपत्ति वाला तो कर ही दिया ना मैंने आर्टिकल संशोधन। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि लास्ट में उसने बोल दिया था, लास्ट में इसने बोल दिया था कि विधि तो विधि शब्द चाहे पार्लियामेंट कोई भी विधि बनाए, लेकिन जब टॉपिक 368 का आता है तो उसको एक अलग स्टेट जगह पर छोड़ दिया जाएगा। ये किस वाले आर्टिकल का रिजल्टेंट है, 13 वाले आर्टिकल का रिजल्टेंट, ठीक है। और विधि शब्द किस में प्रयोग किया गया था, 32 में प्रयोग किया गया था। समझ में आ गया, ये टोटल अभी दिमाग में बैठ जाएगा ना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन सा कथन सत्य है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे दोनों कथन सत्य है। हाँ, मौलिक अधिकार भाई, कितना इजी है। मौलिक अधिकार भारत के किस भाग में दिया है, बताओ। तीसरे भाग में। और तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक। अब देखो एक और, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार, यार कैसे क्वेश्चन है 6 मूल अधिकार दिए गए। यूपीपीसीएस में कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ये जो बड़े लेवल के क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बच्चा इतना बड़ा एग्जाम है, इजी पूछ नहीं सकता। हाँ कि इतना इजी नहीं पूछ सकता मुझसे, कैसे पूछ सकता है, तो जबरदस्ती वो अपना दिमाग चलाएगा और गलत करके ही आएगा। ये ऐसे हम भी जब स्टूडेंट हैं, हम भी जब अपियर में हम सोचते थे नहीं इतना इजी नहीं पूछ सकता, सॉरी जबरदस्ती उसके क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करना जरूरी है, वो जोल जाल समझ के गलत कर देना। हाँ जबरदस्ती गलत। देखो जैसे ये क्वेश्चन कितना इजी है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, अभी हम लोग ने पढ़ा न्यायपालिका है, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है, देखो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, किसके पास है, सोच के बताइए। ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जाता, ये क्वेश्चन सोच के बताना है। हम क्या कर रहे हैं, फिर से सुनो, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, किसके पास है। जब भी कोई भी शक्ति, अगर हम बात कर रहे हैं तुम्हारे मौलिक अधिकारों को लेके, तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर क्वेश्चन राइज कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंट पे इसको संशोधन करने कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, और तो कोई कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा 368 बैठा है वहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। अगर सोचो ऑप्शन में संसद ना देके न्यायपालिका दिया रहता तो तुम न्यायपालिका करते, और अगर क्योंकि ऑप्शन में न्यायपालिका नहीं दिया, सिर्फ संसद दिया है, तो सिर्फ संसद कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों के निलंबन यानी कि प्रोहिबिट कर दिया, हमने बंद कर दिया है, तो इसका आदेश कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा। क्यों, क्योंकि भारत का शासन उसी के नाम पर चला है। देखो भले ही सारी चीजें डिस्कस हो या भारी निर्णय सभी मंत्रिमंडल मिलके लेगा, मंत्रिमंडल यानी कि हमारे ये कौन मंत्रिमंडल कौन लेगा, मंत्रिमंडल यानी कि हमारा ये जो बैठा हुआ है प्रधानमंत्री के अंतर्गत दोनों सभाएं। लेकिन कानून तभी बनेगा जब वो
राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हम अपने मौलिक अधिकारों का निलंबन कर रहे हैं, तो ये भी कौन देगा? ये हमारे राष्ट्रपति देंगे। तो राष्ट्रपति के नाम से ही कह सकते हैं, राष्ट्रपति ही उसको बोल सकता है कि मौलिक अधिकार प्रतिबंध है। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जब मौलिक अधिकारों को, देखो मैंने बाटा जब बताया था तब मैंने तुम्हें ये बताया था कि मौलिक अधिकारों का मेन उद्देश्य ये था कि जो वहाँ की रहने वाली जनता है उसके विश्वास को संरक्षित किया जा सके, उसका कोई शोषण न हो, इसको सुनिश्चित करवाया जा सके। ठीक है, क्योंकि राज्य के पास भले ही सत्ता हो लेकिन वो समता रखे, लोगों को कुछ अधिकार दे और ये उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, पर ऑप्शन राइट ये है कि उसमें ये कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये हम समझ ही सकते हैं, व्यक्तिगत बोले या वहां के मौजूद नागरिकों को बोले, बात तो एक ही।